हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका और आज मैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग सा एक सेशन लेकर आई हूं। कई बार बहुत सारे बच्चे जो क्लैट पीटी पीजी या फिर एलिट पीजी के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उनके मन में कई बार आता है कि क्यों ना हम एलएलएम अब्रॉड से करें। तो काफी सारे मिथ्स हैं, काफी सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है एलएलएम अब्रॉड से परस्यू करने के बारे में। तो वो सारे मिथ्स, वो सारी चीजें आज के सेशन में मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी कि अगर आप में से कोई भी अगर एलएलएम अब्रॉड से परस्यू करने का सोच रहा है, so what are the good options, what are the options you should consider, and what are the things you should consider in mind while considering these options, things you need to take care of, what are the right times, what are the timelines, all things will be taken care of in this session. तो अगर आप इंटरेस्टेड है एलएलएम परस्यू करने के लिए अब्रॉड में, तो प्लीज इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, और नहीं भी है तो उससे जरूर शेयर करिएगा जो कि एलएलएम अब्रॉड से परस्यू करने में काफी इंटरेस्टेड हो। चलो, so without wasting your time, quickly we'll start with the session. ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि एलएलएम अब्रॉड से परस्यू करना क्यों है, क्यों करें एलएलएम। भाई क्लैट है, एलिट है, नेशनल और यूनिवर्सिटीज हमें मिल रही है, वहां से एलएलएम कर लेते हैं, अब्रॉड क्यों जाना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ इन्हांसमेंट या फिर कुछ पर्क्स बेनिफिट्स ऐसे हैं जो आपको अब्रॉड से एलएलएम परस्यू करने पे आएंगे, राइट। तो क्या है वो पर्क्स, वो क्या है बेनिफिट्स। तो सबसे पहला बेनिफिट है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी इनहांस करना। अब वो कैसे। तो काफी सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज का नेटवर्किंग सिस्टम लॉ फॉर्म से, नॉट ओनली इन इंडिया बट लॉ फॉर्म बेस्ड इन अब्रॉड, इतना अच्छा है, या फिर उनके एलुमनाइज का नेटवर्किंग सिस्टम अच्छा है, जो कि आपके लिए एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो है वो इनहांस कर देता है, राइट। दूसरी अगर अपॉर्चुनिटी आप यहाँ देख रहे होंगे तो वो है आपके लिए बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। बेटर करियर अपॉर्चुनिटी जैसे कि बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती है। कई स्टूडेंट्स अब जो है एलएलएम अब्रॉड परस्यू करने के बाद, फॉर एन एग्जांपल यूके, वहीं के बार का एग्जाम देके वहीं प्रैक्टिस करने लगे हैं। कई सारे लोगों के लिए फॉरेन में ही किसी ना किसी तरह की ओपनिंग खुल जाती है एंड दे वुड गो एंड परस्यू देयर करियर्स ओवर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर किसी तरीके का स्पेशलाइजेशन या फिर एक्सपीरियंस आ जाता है, तो बहुत सारे लॉ फर्म्स जो है यहाँ पर आके आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। एंड देयर आर कपल मोर यूनिवर्सिटीज जो सिर्फ उन्हीं फैकल्टीज को कंसीडर करती है जिनके पास मास्टर का एक्सपोजर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी हो। तो एलएलएम अब्रॉड से करने पे आपके पास एक अच्छी खासी करियर अपॉर्चुनिटीज आती है। तीसरा है अकेडमिक एक्सीलेंस। अकेडमिक एक्सीलेंस आपको यहाँ इंडिया में एलएलएम करने के बाद भी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट अब्रॉड से करने के बाद कुछ perks and benefits add on हो जाते हैं। The kind of exposure and faculty you have while doing a LLM in a Ivy League university or abroad is slightly different, जो आप में research capabilities आपके लिए enhance कर देती है, and ultimately आपके लिए research opportunity जो है exceed भी कर जाती है। There are organizations and there are opportunities like United Nations और couple more organizations जो आपको सीधा वहाँ पे research opportunities provide करते हैं, where you can work as a fellow, where you can take up any research project, or you can work for their fellowship programs, right? So academic excellence ना सिर्फ रिसर्च में आपको मिलती है, बस साथ ही साथ वो एक्सपोजर आपके लिए कई सारे वो रास्ते खोल देता है जो कि शायद यहाँ इंडिया से एलएलएम करने पर इतनी क्विकली नहीं खुलेंगे, बट उतनी क्विकली नहीं खुलेंगे, राइट। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है वो होती है आपके पर्सनल ग्रोथ की। कई बार हम अपने पर्सनल ग्रोथ यानी कि अपने लिए भी ये चीजें करते हैं जहां हमें एक अलग एक्सपोजर मिलता है, अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो हमारी लाइफ स्किल्स में काफी कुछ एनहांस करते हैं। हमें काफी कुछ लर्न करने को मिलता है, हम एक कल्चर, हम एक लैंग्वेज, काफी कुछ वहाँ अडेप्ट करते हैं। तो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इसे एज अ ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the true networking opportunities. The kind of people you're going to meet as your faculty, supervisor, colleagues, and friends ultimately give you that sort of networking opportunity जो आपके career growth में भी काफी help करती है। The kind of alumni network you have because you are part of that institute ultimately helps you to grab more opportunity as compared to others. So there are few opportunity जो आपको तब मिलती है जब आप एलएलएम परस्यू करते हैं अब्रॉड से, राइट। अब ये पता तो है, कई बच्चों ने शायद दिमाग सेट भी कर लिया होगा कि ऑल वी वांट इज टू परस्यू एलएलएम फ्रॉम अब्रॉड, बट व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कंसीडर
बिफोर डिसाइडिंग कि एलएलएम करना है तो कहाँ से करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरीज जो मुझे मिली है वो ये कि बच्चा ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि मैम विच कंट्री टू डिसाइड। अच्छा, अगर कंट्री डिसाइड हो गई है तो हाउ टू चूज अ कॉलेज, कॉलेज चूज कर लिया तो हाउ टू चूज अ स्पेशलाइजेशन, व्हाट आर द एंटायर प्रोसीजर आई हैव टू गो थ्रू। तो आपकी सारे क्वेश्चन का आंसर आज के इस सेशन में मिलेगा। तो आप कंसिडर करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखो। सबसे पहले तो आपका एरिया ऑफ स्टडीज क्या है। So for an example, you might be interested in criminal law and somebody might be interested in human rights and the other person might be interested in corporate law. तो अपना एरिया ऑफ स्टडीज के साथ साथ अपना स्पेशलाइजेशन देखो, दोनों चीजों को ध्यान में रखो कि तुम्हें क्या पढ़ने का मन है पहला। और सिर्फ मन से ही नहीं, उस मन की पढ़ाई की आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितनी अच्छी है कि अगर मान के चलो तुम ह्यूमन राइट्स चूज कर रहे हो, सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू आफ्टर फिनिशिंग योर एलएलएम इन ह्यूमन राइट्स। तो अपनी एरिया ऑफ स्टडीज एंड स्पेशलाइजेशन डिसाइड करो। ये डिसाइड करने के बाद फिर देखो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो तुम्हारे चॉइस का स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रही है। ठीक है, अब तुमने लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी तो बना ली। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम फॉरगेट कर जाते हैं वो है उस यूनिवर्सिटी की रैंक या फिर अकेडमिक रेपुटेशन। तो हर साल क्यूएस रैंकिंग सिस्टम आती है जिसमें बताया जाता है कि टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज कौन सी होती हैं। तो जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हो जिसमें आपका चॉइस ऑफ स्पेशलाइजेशन है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग या फिर अकेडमिक रेपुटेशन अच्छी हो, ताकि अल्टीमेटली वो जो एलएलएम डिग्री का सर्टिफिकेट लेके हम जॉब लेने जाते हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में एकेडमिक्स में एंटर करते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी को एक अच्छी नजरों से देखा जाए। तो यहाँ पे आपको आईवी लीग्स और नॉन आईवी लीग्स के बीच में फर्क समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो स्पेशलाइजेशन पता चल गया कहाँ करना है, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी देख ली। वो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी देखने के बाद हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि भाई ये यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी रैंकिंग और अकेडमिक रेपुटेशन अच्छी है। अब सवाल उठता है कि किस कंट्री से चूज करें। सो देयर आर कपल ऑफ कंट्रीज व्हिच स्टूडेंट्स यूजुअली prefer to go for UK, US, Canada, Australia and Singapore. Apart from that, there are a couple more universities जो हम consider नहीं करते but actually में अच्छी हैं। There are Denmark, Netherlands, Ireland, Germany. So there are very good opportunities in these universities also. तो अपनी कंट्री भी बहुत ध्यान से चुनो। और कंट्री चुनते वक्त आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, पहला कॉस्ट एंड दूसरा स्कॉलरशिप। कॉस्ट मतलब कि हो सकता है कि तुम्हें कॉर्पोरेट लॉ में एलएलएम करना है एंड यू फाइनलाइज टू यूनिवर्सिटी, वन इज इन यूके एंड वन इज इन यूएस एंड दोनों की रैंकिंग में मेजर डिफरेंस नहीं है, राइट। बट यूएस कंपैरेटिवली कॉस्ट वाइज महंगा है एंड यूके कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता है। सो व्हाई नॉट गो फॉर यूके अगर तुम्हारा लिविंग कॉस्ट कम हो जाता है तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रैंक में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्सपोजर में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों ही तुम्हारे पसंद की स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं। तो चूज योर कंट्री वेरी वाइजली कि तुम्हारी कंट्री में लिविंग कॉस्ट कितना है और उस यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस का कॉस्ट कितना है, बिकॉज एलएलएम फ्रॉम अब्रॉड इज अ मैसिव अफेयर ऑफ somewhere around starting from 20 lakhs and it could end up to a crore depending upon your university. तो आपको अपनी कॉस्ट को बहुत ध्यान से चूज करना है। कॉस्ट के अलावा एक चीज जो तुम्हें हेल्प कर सकती है उस कॉस्ट को रिड्यूस करने में वो है स्कॉलरशिप। अब हर यूनिवर्सिटी अच्छी स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करती है, तो यूनिवर्सिटी चूज करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना कि वो यूनिवर्सिटी कितनी स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है। सो फॉर एन एग्जांपल, there are universities who offer specifically Indian student targeted 4 to 5 scholarship। तो उस यूनिवर्सिटी में तुम्हें स्कॉलरशिप मिलने के चांस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि वो स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। या स्कॉलरशिप की लिस्ट बनाना बिल्कुल मत भूलना। लास्ट सेकंड पॉइंट है योर लैंग्वेज एंड कल्चरल अडेप्टेशन। कई सारी जगहों पे, फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू चूज अ यूनिवर्सिटी इन डेनमार्क, तो वहां पे आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है दैट यू नो लैंग्वेज विच इज डच। अगर फ्रांस में कोई यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो तो तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम्हें फ्रेंच थोड़ी बहुत आती हो। तो हमारे लिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज यहाँ पे काफी बेनिफिशियल हो जाती है बिकॉज यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर आर कपल ऑफ यूनिवर्सिटी जहाँ पे रिक्वायरमेंट इंग्लिश की होती है। whereas country like Germany, Denmark and France, they have a specific requirement of language। जैसे कि चाइना फॉर एन एग्जाम्पल, चाइना हैव सम गुड यूनिवर्सिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर जो लैंग्वेज बैरियर है ना वो काफी ज्यादा इसके कॉलेजेस को स्ट्रक डाउन कर देता है। तो लैंग्वेज और कल्चरल अडेप्टेशन, क्योंकि आपको एक पूरा साल बिताना है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड लास्ट, कि वो यूनिवर्सिटी तुम्हें किस तरह की नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। द बेटर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज,
the better chances of selecting that university, right? नेक्स्ट चीजें देखते हैं कि आपको किन किन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है बिफोर अप्लाइंग फॉर एलएलएम एनीवेयर इन अब्रॉड। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स है मैंने वो जनरल बनाई है, आप चाहे यूएस अप्लाई करें, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट। हो सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाए, बट ये वो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो होनी ही चाहिए। तो सबसे पहला है अकेडमिक रिक्वायरमेंट। जितनी अच्छी आपकी यूनिवर्सिटी जो आपने चूज की है उसकी रेपुटेशन होगी या रैंक होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप अकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो। तो कई यूनिवर्सिटी जो है अगर 10 का सीजीपीए हम काउंट कर रहे हैं तो दे वुड वांट कि एटलीस्ट आपका सीजीपीए 7+ हो। अगर हम आउट ऑफ 5 काउंट कर रहे हैं तो दे वांट एटलीस्ट 3+ हो। तो आपकी अकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में आपको अपनी थ्रू आउट अकेडमिक जर्नी यानी कि ग्रेजुएशन में, यानी कि अपनी एलएलबी की डिग्री में एक्सेलेंस रखना बहुत जरूरी है, राइट। सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की, बिकॉज अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो तो हिंदी में तो कोर्स होगा नहीं, ऑल योर कोर्स इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश, तो आपको वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज यू आर गोना फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी एंड यू आर नॉट बी एबल टू पास दैट कोर्स। तो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंट हो ये जानना उनके लिए बहुत जरूरी है। कई सारी यूनिवर्सिटी इस बात पे मान जाती है कि हाँ अगर थ्रू आउट 5 years या 3 year एलएलबी में इंग्लिश है तो दे वुड जस्ट टेक यू। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी जिन्हें सेपरेट एग्जाम की सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, इधर टोफल और आइल्स, जहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने इतना स्कोर किया है विच मीन्स आई एम प्रोफिशिएंट इन दैट लैंग्वेज। तो आपको आइल्स या फिर टोफल के स्कोर की भी ही जरूरत है बिफोर अप्लाइंग। couple of university ask for work experience like Berkeley और सिंगापुर में आर्बिट्रेशन के लिए जो एनएसयू की यूनिवर्सिटी है वो, जितना ज्यादा आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा उतने ज्यादा चांसेस है आपके एडमिशन के। तो कुछ यूनिवर्सिटी में वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ यूनिवर्सिटी में वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड लास्ट इज योर रिसर्च एक्सपीरियंस, दैट टू डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी में आपके स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके पास एक अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस है, अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिसर्च में काम किया है, आपने कुछ पेपर पब्लिश किए हैं, और अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी कोई लोड नहीं है। देयर आर यूनिवर्सिटी जो आपकी अकेडमिक बैकग्राउंड यानी कि आपके अकेडमिक क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे भी आपको एडमिशन देती है, राइट। सो ये चूज करते वक्त कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं जो कि इंडियंस प्रेफर करते हैं। वो पॉपुलर डेस्टिनेशंस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। दे आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि ज्यादातर कॉर्पोरेट या इंटरनेशनल लॉ में एलएलएम ऑफर करता है। ऑफर तो वो सारे ही फील्ड्स में करता है, बट देयर आर फ्यू ऑफ वेरी फेमस और गुड कोर्सेज जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा भी कोर्सेज है। एंड आफ्टर यूएसए वी हैव यूनाइटेड किंगडम्स। अच्छा ये यूनिवर्सिटी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री किसी कंट्री से ज्यादा सुपीरियर हो, नहीं। These are just couple of countries which I have mentioned. You can choose otherwise also. So we have United States of America जहाँ पे कॉर्पोरेट और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में एलएलएम काफी फेमस है। यूके में इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड कॉर्पोरेट लॉ का एलएलएम इज क्वाइट फेमस। अगर आप कनाडा जाते हैं तो कनाडा में ज्यादातर वैसे तो कॉर्पोरेट लॉ एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी एलएलएम करवाया जाता है, बट इमिग्रेशन एंड लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी का लॉ इज वेरी फेमस ओवर हियर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कॉर्पोरेट एंड एनवायरमेंट लॉ इज वेरी फेमस, एंड सिंगापुर में बिजनेस यानी कि कॉर्पोरेट लॉ एंड आर्बिट्रेशन, one of the most famous and one of the most reputed LLM programs Singapore has in arbitration. Nobody can beat it, right? So there are a couple of countries you have in your bucket which you can choose. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका तुम्हें ध्यान रखना है, क्या है वो? कॉस्ट। क्योंकि ये फैक्टर डिसाइड करता है कि हम किस यूनिवर्सिटी को चूज करेंगे अपने एलएलएम के लिए। तो अगर हम यूके चूज करते हैं तो यहाँ पे मैंने एवरेज निकाला है कि मिनिमम इतना एंड मैक्सिमम इतना, ठीक है। ये एनीवेयर फ्रॉम बिटवीन दिस टू दिस लाई कर सकता है। सो इफ यू चूज यूके एज अ कंट्री टू परस्यू योर एलएलएम, 19 यानी कि आप 20 फिगर मान के चलो, 20 लाख से 45 लाख के बीच में आपकी ट्यूशन फी कहीं भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी। और जो लिविंग कॉस्ट है आपकी उस पूरे एक साल की, वो 16 to 18 लाख के बीच में आती है। अगर आप यूएसए चूज करते हो तो मिनिमम आपकी ट्यूशन फी 15 लाख, और मैक्सिमम अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चूज करते हो तो इट कैन गो अप टू 65 लाख विदाउट स्कॉलरशिप। और लिविंग कॉस्ट आपकी 10 to 25 लाख आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ प्लेस यू वुड एक्वायर फॉर योर लिविंग ऑन योर एंड योर लिविंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज कनाडा, जिसमें मिनिमम ट्यूशन फी 11, मैक्स 25 लाख तक जा सकती है।
और लिविंग एक्सपेंस यहाँ थोड़ा कम होता है, इट कुड रफली अराउंड 5 to 7 lakhs, मैक्स टू मैक्स 10 lakhs फॉर अ ईयर। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 27 to 30 lakhs के बीच में आपकी ट्यूशन फी होती है, एंड लिविंग कॉस्ट वुड रफली अराउंड बी 7 to 10 lakhs। बट ये काफी कुछ इस पे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला कि आपका चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, उस पे ट्यूशन फी डिपेंड करेगा। दूसरा आपके लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उस पे आपका लिविंग कॉस्ट डिपेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, देयर आर कपल ऑफ नेम्स आई हैव ब्रॉट फॉर यू कि आप इन यूनिवर्सिटीज को एज अ कॉलेज कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा भी लिस्ट बहुत बड़ी है, तो मैं ये एडवाइस करूंगी जब भी रिसर्च करना बहुत सोच समझ के रिसर्च करना, अपने आप को सिर्फ इन 11 यूनिवर्सिटीज पर कन्फाइड मत करना। बट ये 11 यूनिवर्सिटीज अनबीटेबल हैं for their reputation, academic reputation, networking, the kind of course they offer, the kind of faculties they have, and kind of exposure and career opportunities they provide. But this list is not exhaustive. Please make your own research list or take someone's help. So universities are, you can choose for Harvard University, Stanford University, University of Cambridge, University of Oxford, Yale University. Apart from that, we have New York University, NYU, we have Columbia University, University of California, Berkeley, we have University of Chicago, we have London School of Economics, and lastly, we have University College London, UCLA, right? So there are just 11 universities which are very good in all spheres, be it academics, be it opportunities, kind of specialization and exposure they offer. But you can choose to go otherwise. इनके अलावा बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एक्चुअली में काफी अच्छी हैं। ठीक है, तो अपने आप को इस लिस्ट में मत रोकना। अच्छा, अप्लाई करते वक्त देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जिनको आपको हैंडी रखना पड़ेगा, जिनकी आपको जरूरत होती है, जिसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देयर आर कपल ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने ही चाहिए। पहला, आपके ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी, यानी कि सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 10 तक के हर सेमेस्टर की कॉपी, और थ्रू आउट जो है एक फाइनल जो ग्रेड आपके हाथ में आता है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए। वही यूनिवर्सिटी के सामने प्रूफ होता है कि भाई तुम्हारे अकेडमिक क्रेडेंशियल्स कैसे हैं, राइट। सेकेंड इज योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सामने वाली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है जानना कि वो जिस लैंग्वेज में कोर्स ऑफर कर रहे हैं, तुम उस लैंग्वेज में उस कोर्स को पास कर सकते हो या नहीं। तुम्हारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए इधर टोफल का, इधर आइल्स का, और कुछ यूनिवर्सिटीज में जीआरई का स्कोर भी मांग सकते हैं। तो तुम्हारे पास इस एग्जाम का ये स्कोर हैंडी होना चाहिए। थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, 500 वर्ड्स का या 1000 वर्ड्स का, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डिटरमाइन करना होता है, जहां आप एक्सप्लेन करते हैं that why do you want to pursue LLM in that university and why they should take you as a candidate in the university, right? Next is letter of recommendation. कई यूनिवर्सिटीज में सिर्फ एक एलओआर, किसी यूनिवर्सिटी में 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू। आप अपने किसी प्रोफेसर जिनके अंदर आपने इंटर्नशिप की है वो, या किसी भी व्यक्ति जिसने आपको काम करते हुए देखा है, जिसको आपको समझता है, जानता है, वो आपके लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि सामने वाले की क्वालिफिकेशन या फिर पोजीशन से ज्यादा ये डिपेंड करता है कि उसने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में लिखा क्या है, राइट। So the content in the LOR is the most important crux. Next is your resume or your CV. आपका resume और CV to the point accurate होना चाहिए, ताकि सामने वाला पढ़ते वक्त बोर भी नहीं हो, पर उससे इम्प्रेस भी हो जाए कि तुम्हें वो एज ए LLM कैंडिडेट एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट इज योर पासपोर्ट और आईडी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपको एप्लीकेशन के टाइम पे बहुत जरूरत होगी। आपको पासपोर्ट नंबर, अपने आईडी नंबर्स डालने पड़ेंगे। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। उसके अलावा वी हैव द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी इनकम, अपनी फैमिली इनकम, इन सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने पड़ेंगे इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी स्कॉलरशिप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ली इज वीजा डॉक्यूमेंट। जिस किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां के वीजा डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आप स्किप नहीं कर सकते। अब यूनिवर्सिटी हो सकता है कि इस डॉक्यूमेंट में कुछ 2-3 नाम ऐड हो जाए, कुछ 2-3 नाम जो है या 4-5 भी ऐड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी यू टेक, राइट। देयर आर कपल ऑफ स्कॉलरशिप्स जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आप कंसीडर कर सकते हैं बिफोर चूजिंग अ यूनिवर्सिटी और बिफोर अप्लाइंग, ताकि थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल एड मिल जाए, right? For those who are thinking of UK, you can opt for either Chevening Scholarship, Felix Scholarship, Oxford and Cambridge Society of India Scholarship, Rhodes Scholarship,
And those who are thinking of applying in USA, you can think of Fulbright Nehru Master Scholarship, but हाँ इसके लिए 3 साल का वर्क एक्स होना जरूरी है. You can choose for Hauser Global Scholars Program, specifically NYU यानी कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लिए. You can choose for Jagdish Bhagwati Fellowship, specifically for Columbia University, and you can choose for Kapila एंड निर्मल हिंगोरानी पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप. बट ये स्कॉलरशिप की लिस्ट भी एग्जॉस्टिव नहीं है, ये कुछ जनरल स्कॉलरशिप्स हैं जो कि सबको अवेलेबल है. इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी इंडिविजुअल स्कॉलरशिप्स भी रन करते हैं. सो वट एवर यूनिवर्सिटी यू चूज, मेक श्योर कि आप एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप रन चेक कर लें जस्ट टू डिटरमाइन कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप दिस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए आपको लास्ट जिन बातों का ध्यान रखना है वो है इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, क्योंकि टाइमलाइन का ही खेल है बॉस. तुमको पता नहीं चलेगा, समय निकल जाएगा और तुम अप्लाई करने में पीछे रह जाओगे. तो तुम जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसके लिए यहाँ पे मैं कुछ टाइमलाइंस लेकर आई हूँ. ठीक है, तुमको हर यूनिवर्सिटी में एक इनटेक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पे यूनिवर्सिटी जो है अपने बच्चों को जो है एडमिशन प्रोवाइड करती है. तो उस इनटेक टाइम पीरियड से अब ये पूरा प्रोसेस 1.5 साल पहले शुरू हो जाता है. ये 3-4 महीने का प्रोसेस नहीं है. ये दिस इंटायर प्रोसेस विल टेक 12 to 18 months. सो 12 से 18 महीने पहले आपको जो सबसे पहली चीज करनी है वो है मेक अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, रिसर्च अबाउट यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन द कंट्री, बेस्ड ऑन द कोर्स, स्पेशलाइजेशन, अपॉर्चुनिटीज एंड कॉस्ट, कि तुम कहाँ कहाँ अप्लाई करने वाले हो. अपनी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट बना लेना. ऐसा भी नहीं 50 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो. एप्लीकेशन कॉस्ट होती है तो उसको 5 से 10 यूनिवर्सिटी में कन्फाइड करना. ठीक है, अब उस यूनिवर्सिटी के इनटेक के 12 महीने पहले तुमको अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के स्कोर को हैंडी रखना है, अपने पासपोर्ट को हैंडी रखना है और अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को हैंडी रखना है. राइट, 1 साल पहले तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स का पासपोर्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट तुम्हारे हाथ में होना चाहिए. ठीक है, इट इंक्लूड्स योर एसओपी, एलओआर, सीवी, रेज्यूमे, फाइनेंशियल एसे, एवरीथिंग. इनटेक के 9 महीने पहले तुम्हें कम से यू हैव टू मेक श्योर कि तुम उस एप्लीकेशन को अप्लाई कर दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में 6 से 9 महीने पहले एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाता है. ठीक है, अप्लाई करने के बाद इनटेक के 3 to 6 months पहले यू मेक श्योर कि तुम्हारे पास एडमिशन कंफर्मेशन आ जाए, बिकॉज उस एडमिशन कंफर्मेशन के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें शुरू करनी पड़ेगी, विच इज योर वीजा एप्लीकेशन. सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू स्टार्ट बिफोर 6 months. So you need to have your confirmation before at least 3 to 6 months. Last but not the least, इनटेक के 1 से 3 महीने पहले जो चीज तुम्हें फाइनल करनी होगी वो है तुम्हारा अकोमोडेशन. पहले से फाइनल कर लो ताकि जितनी हो सके कम से कम कॉस्ट में अपना एलएलएम खत्म कर सको. ठीक है, so these are the few things I wanted to discuss with all of you. I hope this session would help you to plan out a better strategy or to actually make you decide where exactly you want to pursue your LLM, right? इसके बाद भी अगर ऐसा कोई सवाल है जो रह जाता है, तुम्हें लगता है you need further guidance to decide anything about pursuing LLM abroad, you can anytime ask me in the comment box and I would be happy to help you. Apart from that, if you think that this video can actually help someone who's thinking of pursuing LLM from abroad, please share this video with that person. And if you need more information, because in couple of days I'll try to share more information like list of universities where you can apply for LLM abroad, list of scholarships, right? There are good tips for writing your statement of purpose, right? So if you need more information and such information, then one thing you have to do is like and subscribe the video. Subscribe the channel and like this video. Okay? Till the time, I'll see you with another session. Bye bye, guys. Bye.